हेलो, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। 17th बीपीएस सीरीज का या 17th यानी 17वां सीरीज है, 17th सीरीज है। इसमें हम दो मेनली थीम पर विचार करेंगे। प्री फायर मिशन जो कि लॉन्च हुआ है नासा के द्वारा, एंड एक डब्ल्यूएचओ का हेपेटाइटिस ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट रिलीज हुआ है, जिसमें बताया गया है कि इंडिया में वायरल हेपेटाइटिस बड़ा तेजी से बढ़ रहा है। तो इसमें मेन कीवर्ड हो गया, दैट इज कॉल्ड हेपेटाइटिस। तो हम हेपेटाइटिस देखेंगे, कितने तरह के हेपेटाइटिस है, इंडिया में क्या पोजीशन है, ये सारी चीज अभी हम डिस्कस करेंगे थ्रू दिस डिस्कशन। क्लियर। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्री फायर, यह बड़ा यूनिक मिशन है, क्योंकि पहली बार ऐसा मिशन है जो दोनों पोल पे, अर्थ के दोनों पोल पे, आपको पता होगा इसको नॉर्थ पोल बोलते हैं, इसको साउथ पोल बोलते हैं, दोनों पोल के हीट इमिशन यानी उष्मा उत्सर्जन को यह मापेगा, जिससे अर्थ का हीट बजट जो है वह बैलेंस करे। सारी चीज अभी हम समझने का प्रयास करेंगे। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं प्री फायर मिशन। यह क्या करेगा, ध्रुवों यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल से नष्ट होने वाली उष्मा, यानी यहां से जो उष्मा है, हीट है, नष्ट होने वाला है, यह मापेगा सैटेलाइट। और इस सैटेलाइट को भेजने के मिशन को नाम दिया गया प्री फायर मिशन। क्लियर। चलिए अब आते हैं प्री फायर मिशन। देखिए प्री फायर मिशन 25 मई 2024 यानी 2024 को नासा यानी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा, जिस तरह हमारे यहाँ इसरो है उस तरह अमेरिका में, यूएसए में क्या है, नासा है ना। यह लॉन्च किए यह सैटेलाइट जो एक क्यूब सेट है, यानी क्यूब में सेट मीन सैटेलाइट, क्यूब की तरह यह सैटेलाइट है ना। एक्चुअली दो सैटेलाइट है, एक सैटेलाइट 25 मई को लॉन्च किया और दूसरा सैटेलाइट 26 मई को लॉन्च किया। तो यह दो सैटेलाइट क्यूब सेट है जो नासा ने लॉन्च किया है ना। अब यह क्या करेगा, यह जो दो क्यूब सेट में तरह शू बॉक्स जानते हैं ना, शू बॉक्स यानी जूता रखने वाला जो बॉक्स होता है उसी की तरह होता है। तो शू बॉक्स साइज टू सैटेलाइट्स यानी क्यूब सेट सैटेलाइट्स, यह क्या करेगा, यह हीट को मेजर करेगा आर्कटिक और अंटार्कटिक से। आर्कटिक और अंटार्कटिक से, दोनों पोल पे ही होते हैं, पता है ना। जो कि रेडिएट इनटू स्पेस एंड हाउ दिस इन्फ्लुएंस अर्थ प्लान, जो यहां से रेडिएट होके, यहां से उत्सर्जित होके या कहां चले जाते हैं, स्पेस में चले जाते हैं, है ना। इसी को यह मेजर करेगा, ध्यान दीजिएगा। तो केवल ऐसे भी आपको पीटी अलर्ट में पूछ सकता है, प्री फायर मिशन इज रिलेटेड टू, तो अगर सीधे बोल दे कि पोल से यानी ध्रुवों से उष्मा के उत्सर्जन को मापेगा, या दोनों दे दे आर्कटिक एंड अंटार्कटिका से उष्मा विकिरण को मापेगा, है ना, तो दोनों याद रखेगा। इसी मिशन का नाम है प्री फायर मिशन। एक्चुअली ये शॉर्ट नेम है इसका, देखिए, पोलर रेडिएंट एनर्जी इन द फार इंफ्रारेड एक्सपेरिमेंट, इसका पूरा नाम है। प्री फायर मीन्स पोलर रेडिएंट एनर्जी इन द फार इंफ्रारेड एक्सपेरिमेंट। क्लियर। अब यह जो डेवलप किया गया है, ऑफ कोर्स नासा है तो नासा इसको डेवलप किया होगा। इसके साथ साथ एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन मेडिसन जो यूएसए में है, उसने इनको लॉन्च किया है ना। विस्कॉन्सिन मेडिसिन, याद रखिएगा, मेडिसन, दोनों ने मिलके इसको लॉन्च किया। यह प्री फायर सैटेलाइट है, यह है 6U क्यूब सेट, यानी यह मेजरमेंट होता है क्यूब सेट का। अभी हम बताएंगे कैसे मेजर करते हैं क्यूब सेट का, ये भी आपसे पूछ सकता है। क्लियर। तो यह हो गया प्री फायर मिशन। अब हम इसको देखने से पहले या क्यूब सेट से देखने से पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं सैटेलाइट ऑन द बेसिस ऑफ वेट यानी मास। ऊपर जाता है सैटेलाइट स्पेस में, इसलिए इसको मास बोलते हैं ना। अब जो 6E क्यूब सेट है, या इसका भी मेजरमेंट के अनुसार ही होता है ना। तो अब सबसे पहले देखिए कि कितने तरह के सैटेलाइट्स होते हैं, टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स टू अकॉर्डिंग टू मास। देखिए कोई सैटेलाइट अगर 1000 kg से ज्यादा है, ध्यान दीजिएगा, 1000 kg से ज्यादा है तो उसको लार्ज सैटेलाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लार्ज सैटेलाइट। क्लियर। अगर उसका वजन 500 to 1000 kg है
तो दैट इज कॉल्ड मीडियम साइज सेटेलाइट। क्या बोलते हैं इसको? मीडियम साइज सेटेलाइट, याद रखिएगा। क्या बोलते हैं इसको? मीडियम साइज सेटेलाइट। उसके बाद में आता है स्मॉल सेटेलाइट, यानी लेस देन अगर 500 केजी है तो दैट इज कॉल्ड स्मॉल सेटेलाइट। क्या बोलते हैं इसको? स्मॉल सेटेलाइट, यानी लघु उपग्रह। अब इसमें कई कैटेगरी होते हैं स्मॉल सेटेलाइट, है ना। अगर यह 100 से 500 केजी के बीच में है, ध्यान दीजिएगा, सेटेलाइट, तो दैट इज कॉल्ड मिनी सेटेलाइट। इसको क्या बोलते हैं? मिनी सेटेलाइट। पूछ सकता है ये भी। अगर 10 से आपको 100 केजी के बीच हो सेटेलाइट, सो दैट इज कॉल्ड माइक्रो सेटेलाइट। इसको क्या बोलते हैं? माइक्रो सेटेलाइट। अगर 1 से 10 केजी के बीच हो तो दैट इज कॉल्ड नैनो सेटेलाइट। क्या बोलते हैं इसको? नैनो सेटेलाइट। और लेस देन 1 केजी हो तो दैट इज कॉल्ड पिको सेटेलाइट, याद रखिएगा, है ना। तो यह जो क्यूब सैट है वह आता है आपको किसमें? नैनो सेटेलाइट के अंतर्गत आता है, क्यूब सैट। क्लियर? मीन्स या दैट इज द, या वर्गीकरण है, या जो हमने सेटेलाइट देखा है दैट इज बेस्ड ऑन द भार, मास पे या बेस्ड। अब यह तो आपने देख लिया, अब थोड़ा सा देख लीजिए क्यूब साइट क्या होता है, इसका भी पैमाना होता है, यही सब पूछते हैं आपके एग्जाम में। देखिए क्यूब साइट क्या होता है? क्यूब साइट क्या होता है? मिनिएचर सेटेलाइट होता है, एकदम नैनो टाइप का सेटेलाइट होता है। अब जिनका डिजाइन ये दिया गया है 10x10x10, माने लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, हाइट, है ना। तो यह तीनों मिलके बनते हैं एक यूनिट, याद रखिएगा। अभी हम देखे हैं ना कि यह जो सेटेलाइट था 6U के बराबर था, जो भेजा गया है प्री फायर मिशन के अंतर्गत। तो लेकिन इसमें कंडीशन क्या होता है, यह क्यूब सेट जो है, याद रखिएगा, क्यूब सेट जो है यह इसका वजन लेस देन 1.33 केजी होना चाहिए। क्लियर? तो इसी तरह कई क्यूब साइट मिशन जो है इस तरह बहुत तरह के, जैसे कहीं कहीं देखिएगा 1.5U, 2U, 3U, 6U, 10U, 12U, यह बड़ा स्टैंडर्ड मानक है, यह बहुत यूज होता है 6U, 12U। क्लियर? अब आपको सवाल क्वेश्चन होता है कि क्यूब सेट सबसे पहले आया कहां से। ध्यान दीजिएगा, यह क्यूब सेट जो है 1999 में सबसे पहले कैलिफोर्निया पॉलिटेक्निक स्टेट यूनिवर्सिटी है, वहां के कुछ स्टूडेंट ने मिलके, है ना, यह एक डेवलप किया क्यूब सेट। कब से? 1999 में। क्लियर? और उनके साथ स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी थे, है ना। वह एक तरह का यह क्यूब सेट उनके लिए एक एजुकेशनल टूल था, पढ़ने के लिए एजुकेशनल टूल के रूप में इसको डेवलप किया, और आज इस तरह कर रहा है। तो यह जो 2 क्यूब सेट है जो प्री फायर मिशन की तरह है, यह कहां पे एस्टेब्लिश होगा? पोलर ऑर्बिट में। पोलर ऑर्बिट, पोलर ऑर्बिट मींस वक्त, देखिए ये अर्थ है, दो तरह से मूव करते हैं, एक तो पोल टू पोल सेटेलाइट घूमते हैं, एक इक्वेटर से ऐसे ऐसे घूमते हैं। तो जो ऐसे घूमते हैं इसी को बोलते हैं पोलर ऑर्बिट, और इसमें जो सेटेलाइट होते हैं उसको बोलते हैं पोलर सेटेलाइट। गॉट इट? इसको क्या बोलते हैं? पोलर सेटेलाइट। अब ये जो क्यूबसेट है प्री फायर मिशन में यह 525 यानी 525 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस या घूमेगा। क्लियर? क्यूब सेट समझ गए? अब देख लीजिए, थोड़ा सा पिक्चर भी है हमारे पास, इस तरह के होते हैं 1U यूनिट, 1.5, 2U, 3U, 6U और 12U। क्लियर? अब यहाँ पे आपको ये तो आप समझ गए, प्री फायर मिशन समझ गए, आपको नैनो सेटेलाइट, पिको सेटेलाइट, ये सारा समझ गए, क्यूब सेटेलाइट समझ गए, उसका यूनिट कैसे होता है, 6U दिया था वो समझ गए। अब यहाँ पे क्वेश्चन से आया कि क्यों, क्या जरूरत है आपको अर्थ के पोल के ऊष्मा विसर्जन को मापना, इसके लिए सेटेलाइट भेजने की क्या जरूरत है प्री फायर मिशन के अंतर्गत? आ रहा होगा दिमाग में, है ना, इस तरह का। हाँ, तो इसका सिर्फ एक ही जवाब है, बिकॉज टू बैलेंस अर्थ एनर्जी बजट। देखिए, वाई टू मेजर हीट इमिशन, क्यों हीट इमिशन को मेजर, वो भी अर्थ पोल पे हम सेटेलाइट भेजे हैं। तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि अर्थ एनर्जी बजट को बैलेंस करने के लिए। अब अर्थ एनर्जी बजट क्या होता है, देखिए आप, अर्थ एनर्जी बजट, आप बजट जो अभी प्रस्तुत हुआ है तुरंत,
बजट में क्या होता है, जो इकोनॉमिक बजट प्रस्तुत होता है, पार्लियामेंट में भी निर्मला सीतारमन प्रस्तुत की है, तो उसमें क्या होता है, कितना हमारे पास आया और कितना हमारे पास से गया, इस दोनों के डिफरेंस को ही बजट बोलते हैं, है ना। तो अगर यह एनर्जी बजट है तो इसका मतलब है कि कितना एनर्जी हमको स्पेस से आया, मेनली सूर्य से ही आते हैं, और कितना एनर्जी गया, है ना, कितना आया और कितना गया। तो इसी को क्या बोलते हैं, अर्थ एनर्जी बजट बोलते हैं, है ना। मींस व्हाट, द अमाउंट ऑफ हीट इनकमिंग टू अर्थ फ्रॉम सन, सन से कितना हीट आया, और द अमाउंट ऑफ हीट आउट गोइंग फ्रॉम अर्थ इनटू स्पेस, और कितना हीट गया, इसी को अर्थ एनर्जी बजट बोलते हैं। याद रखिएगा, पूछ सकता है निम्नलिखित में से कौन सा सेंटेंस अर्थ एनर्जी बजट को संतुष्ट करता है, या फॉलोइंग क्या है अर्थ एनर्जी बजट, है ना। तो अब यह जो अर्थ एनर्जी बजट है, ध्यान से देखिएगा, यह जो अर्थ एनर्जी बजट है, द डिफरेंस बिटवीन टू, कौन सा टू, कितना आया कितना गया एनर्जी, यही अर्थ एनर्जी बजट जो है डिटरमाइंड करता है हमारे प्लानेट के टेम्परेचर को और क्लाइमेट को, है ना। हमारे सोलर सिस्टम में 8 उपग्रह है ना, 8, सॉरी, सोलर सिस्टम में हमारे 8, अर्थ जिस तरह सेटेलाइट है उस तरह बहुत सारे सेटेलाइट है, 8 सेटेलाइट है, जिसमें से केवल अभी अर्थ पे ही लाइफ, बाकी किसी पे लाइफ नहीं है। साइंटिस्ट खोज रहे हैं कि और ग्रह पे लाइफ मिल जाए, कुछ ट्रेसेस मिल जाए, मिले भी हैं कुछ ट्रेसेस, लेकिन जिस तरह यहाँ थ्राइव लाइफ कर रहा, फल फूल रहा, वैसा कहीं भी नहीं है। क्यों, इसीलिए चूंकि इसका जो इन्वायरमेंट है हमारे अर्थ का, यह बड़ा थिक है। तो थिक इन्वायरमेंट के कारण क्या होता है, जो सूर्य से जो किरणें आती है, वह किरणें कैसे आती है, सीधे अर्थ पे आती है ना। इसलिए आती है कि वह विजिबल लाइट में आता है। जो सूर्य से किरण आता है वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट में आता है, वेव में आता है, जो कई तरह के होते हैं, रेडियो में होते हैं, एक्सरे होते हैं, गामा रे होते हैं, है ना, इस तरह के कितने इंफ्रारेड होते हैं। तो इसमें सबसे विजिबल लाइट हमारे अर्थ पे गिरता है, और अर्थ को गर्म होने के बाद यहां से इंफ्रारेड बन जाता है, यानी वेवलेंथ उसका इंफ्रारेड की तरह हो जाता है ना। तो यह जो उत्सर्जित होता है उसके बाद हमारा जो इन्वायरमेंट है इसको ट्रैप कर लेता है, यानी रोक लेता है, जिसके कारण हमारा अर्थ का जो टेम्परेचर है वह एक मिनिमल हो जाता है, जिसमें आदमी जिंदा लाइफ रह सके, लिविंग ऑर्गेनिज्म जी सके। लेकिन अभी हमने क्या किया है कि कुछ ऐसे गैसेज जो है इसमें ज्यादा छोड़ दिए हैं, जिसके कारण ये पूरा ट्रैप कर लेता है, जिसके कारण क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने लगता है, बढ़ रहा है, जिसके कारण क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो यह ऑप्टिमल पोजीशन तक, यानी कुछ हद तक तो बड़ा अच्छा चीज है, लेकिन एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। क्लियर। तो इससे क्या होगा, प्लानेट का टेम्परेचर इसी से डिसाइड होता है, अभी आप देख लिए कैसे, और क्लाइमेट अल्टीमेट इसी से होता है। यही एनर्जी बजट मीन्स, द लार्ज अमाउंट ऑफ द हीट रेडिएट फ्रॉम द आर्कटिक एंड अंटार्कटिक, यानी दोनों पोल से जो भी लार्ज अमाउंट हीट इमिट करेगा वह फार इंफ्रारेड रेडिएशन में होता है, जिसका वेवलेंथ अगर आप देखें तो माइक्रोमीटर टू 1000 माइक्रोमीटर, ऐसा नहीं पूछेगा, एज ए रेफरेंस आप याद रखिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो अभी क्या है, प्रेजेंट सिचुएशन क्या है कि अभी कोई तरीका नहीं है इस तरह के एनर्जी को मापने का। अभी इस पोल से एनर्जी को कितना रेडिएट करके स्पेस में जा रहे हैं, कोई तरीका ही नहीं है मापने का, है ना। सो यह सैटेलाइट क्या करेगा, यह गैप को मैनेज करेगा, यानी अगर अर्थ एनर्जी बजट को यह मापेगा पोल से, किससे, पोल्स के अर्थ एनर्जी बजट को यह मेजर करेगा। आया बात समझ में। सो दैट्स वाई द हीट इमिशन एट अर्थ पोल, इसको हम मेजर कर रहे हैं। आया बात समझ में। कुछ पिक्चर है, थोड़ा सा देख लीजिए इसको। इस तरह क्या रेडिएशन अर्थ बजट होता है, इनकमिंग सोलर। अब सारे रेडिएट होकर नहीं जाते हैं, बहुत सारे ऑब्जर्व हो जाते हैं, बहुत सारे फैक्टर के कारण, है ना। तो अगर ज्यादा ऑब्जर्व हो गया तो क्लाइमेट चेंज हो गया, कम ऑब्जर्व हो गया, जैसे आप देखेंगे मार्स पे क्या है,
वहां पे बड़ा थीन इन्वायरमेंट है, तो वहां ऑब्जर्व ही नहीं होते, इन्वायरमेंट ऑब्जर्व ही नहीं, जिस तरह आता है उस तरह चला जाता है। इसलिए देखेंगे दिन में बहुत ज्यादा गर्मी होगा, रात में बहुत ज्यादा ठंडा होगा, है ना। और यह हमारा क्या बोलते हैं जो पोल है, आर्कटिक और अंटार्कटिक, है ना। इसी से हीट इमिशन को या मापने की बात हो रही है इस मिशन के तहत, है ना। इस मिशन के तहत सूर्य से आता है, उसके बाद में यह अर्थ एनर्जी बजट को दिखाया गया है। क्लियर। अब यहाँ पे आते हैं कि प्री फायर मिशन एक्चुअली है क्या। अभी तक तो आप समझ गए क्या है प्री फायर मिशन, या स्टडी फार इंफ्रारेड रेडिएशन फ्रॉम द अर्थ पोल, अर्थ पोल से, ध्रुव से, जो कि डाटा कलेक्ट करेगा इसको, जिससे क्या होगा, साइंटिस्ट को मदद मिलेगा अर्थ एनर्जी बजट को अच्छी तरह समझने में। क्लियर। एंड देयर ऑब्जर्वेशन, उन साइंटिस्ट का जो भी ऑब्जर्वेशन होगा वह हमें समझाएगा कि हीट बैलेंस यानी बेसिक अर्थ का हीट बैलेंस क्या है, कैसे एनर्जी गर्म हो रहा है, कैसे अर्थ गर्म हो रहा है ना। और दूसरी बात कि यह एक प्रेडिक्ट करेगा हमारा साइंटिस्ट को कि कैसे आइस, सी, वेदर या कैसे चेंज हो रहे हैं ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। इस सब का कारण क्या है, अर्थ को ज्यादा हीट होगा। क्लियर। इसके अलावा इसमें क्यूब सेट में क्या होगा, थर्मल इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर होगा, एक पेलोड की तरह जो इसको मापेगा। क्या रहेगा, थर्मल इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर, क्या रहेगा इसमें, स्पेक्ट्रोमीटर, है ना, जो कि मापेगा, है ना। क्लियर। चलिए, इस तरह मापेगा। यही है सेटेलाइट जो प्री फायर मिशन की तरह यह क्यूब सेट है, और यह भेजा गया है किस मिशन की तरह, प्री फायर मिशन की तरह। क्लियर। अब हम आते हैं जो नेक्स्ट है, जो शुरू में बताया था कि हेपेटाइटिस, यानी WHO ने ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट रिलीज किया, जिसमें ऐसा बताया गया है कि भारत में हेपेटाइटिस में काफी वृद्धि हुई है, यानी भारत में हेपेटाइटिस संक्रमण में काफी वृद्धि हुई है, ऐसा ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट में रिलीज किया गया। और इसमें भी हेपेटाइटिस ए की बात ज्यादा किया गया है इसमें, या जो हेपेटाइटिस है लीवर को इन्फेक्ट करता है, वही अभी हम चीज देखने का प्रयास करेंगे। चलिए, सबसे पहले देखते हैं ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट। यह वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस रिपोर्ट के रिलीज किया है, ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024। इस रिपोर्ट के अनुसार क्या है, इंडिया में जो है हाईएस्ट बर्डन ऑफ वायरल हेपेटाइटिस, यानी वायरल हेपेटाइटिस का सबसे ज्यादा बर्डन है, बोझ है इंडिया पे, है ना। इसके अलावा टाई विथ ट्यूबरक्लोसिस, या अगर किसी को वायरल हेपेटाइटिस हो साथ में उनको टीबी भी हो तब टाइड। अब इसके अलावा जो है वायरल हेपेटाइटिस जो हाईएस्ट बर्डन है, एंड सेकेंड हाईएस्ट इन्फेक्शियस किलर कौन है, यही है, टीबी है। आए बात समझ, देखिए इस तरह, या वायरल हेपेटाइटिस को हेपेटाइटिस ए बोलते हैं। वायरल हेपेटाइटिस के हाईएस्ट बर्डन कब है, जब जिस पेशेंट को, किसी पेशेंट को अगर वायरल हेपेटाइटिस हो गया, अगर उसके साथ में उनको टीबी भी है, तो यह ऐसा इन्फेक्शन डिजीज बन जाएगा कि यह लार्जेस्ट इन्फेक्शियस किलर ग्लोबली बन गया है, और इंडिया में इसका बर्डन ज्यादा है। आया बात समझ में, थोड़ा सा गड़बड़ा गया था ना, लग रहा, इसको क्लियर कर देते हैं। मैंने हाईएस्ट बर्डन ऑफ वायरल हेपेटाइटिस टाइड विथ ट्यूबरकुलोसिस एज द सेकेंड लार्जेस्ट इन्फेक्शियस किलर ग्लोबली इन द वर्ल्ड। मैंने इंडिया में यह ज्यादा अभी इसका वजन, क्लियर, ज्यादा बढ़ रहा है क्या, वायरल हेपेटाइटिस। क्लियर। अब आपको समझे कि अब जो हमने यहां पे बोला कि सेकेंड लार्जर इन्फेक्शियस किलर ग्लोबली, यानी विश्व में दूसरा सबसे ज्यादा या फैलने वाला बीमारी है, तो आपके दिमाग में आएगा कि पहला कौन है, ऑफ कोर्स पहला कौन है, कोविड-19 है। मैंने कोविड-19 वाज द नंबर 1 इन्फेक्शियस किलर, है ना। यह भी रिपोर्ट इसी ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट में रिलीज हुआ है।
क्लियर। और ये रिपीट जो डाटा यूज किया है 2022 का किया है। अगर ग्लोबली की बात करें तो जो मुझे डाटा याद आ रहा, 1.3 मिलियन पीपल्स जो है वह मरे हैं केवल वायरल हेपेटाइटिस से वर्ल्ड में। 1.3, 1 मिलियन 10 लाख होते हैं वायरल हेपेटाइटिस। क्लियर। क्योंकि वायरल हेपेटाइटिस का ट्रीटमेंट जो है ना, अभी भी डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट ऑफ वायरल हेपेटाइटिस बड़ा कम है। क्यों कम है ये भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले ये तो रिपोर्ट आप समझ गए। अब दिमाग में बात आ रहा होगा कि व्हाट इज द वायरल हेपेटाइटिस, या होता क्या है ना। देखिए, व्हाट इज द वायरल हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस वायरस जो होता है 5 तरह के होते हैं, जो मेनली क्या होता है, लीवर डिजीज या लीवर को इन्फेक्ट करते हैं। कौन कौन होते हैं, ए होते हैं, बी होते हैं, सी होते हैं, डी होते हैं और ई होते हैं। क्लियर। अब जो ए होता है, ए और ई जो है या कंटामिनेटेड फूड और वाटर से फैलता है, या कंटामिनेटेड फूड और वाटर से फैलता है। यानी गंदा पानी पीने से या गंदा खाना खाने से, है ना, इस या फैलता है। अब आते हैं हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी और सी, हेपेटाइटिस बी को तो अभी हम वैक्सीनेशन वगैरह करके बचा लेते हैं, हेपेटाइटिस सी भी मेडिकेशन से बचा लेते हैं, लेकिन हेपेटाइटिस अगर डी हो गया ना, डी कैन ओनली इन्फेक्ट दोज आर ऑलरेडी इन्फेक्टेड बी। आराबा संबंध मीन्स डब्ल्यूएचओ रिपोर्ट क्या बताया है, जो ब्लड बॉन्ड हेपेटाइटिस नॉर्मली बी होते हैं, ध्यान दीजिएगा, या जो होते हैं ब्लड से लोगों में फैलते हैं। हेपेटाइटिस एंड हेपेटाइटिस सी वायरस, वायरस बी और सी। क्लियर। तो अब सबसे डेंजर कौन सा होता है, ये होता है सी, हेपेटाइटिस सी। इसको एड्स से कंपेयर किया जाता है। अगर ये हो गया ना तो बड़ा मुश्किल है लोगों का बचना। क्लियर। थोड़ा सा और क्लियर, मेरे पास एक चार्ट है, उसमें देख लीजिए। देखिए, हेपेटाइटिस ए, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, इम्प्रूव्ड हाइजीन, वैक्सीनेशन, है ना, एडिक्यूट न्यूट्रिशन फ्लूड। हेपेटाइटिस बी, कॉन्टेक्ट इन्फेक्टेड बॉडी फ्लूड, है ना, सेक्सुअल से भी हो जाता है, या किसी भी तरह से फ्लूड अगर आपके बॉडी में इन्फेक्टेड पर्सन का हो गया। हेपेटाइटिस सी की बात करते हैं, हेपेटाइटिस सी जैसे किसी को हुआ है, हेपेटाइटिस बी नेक्स्ट स्टेज होता है सी, है ना, तो उनसे भी फट जाता है, या किसी मदर को हुआ हो तो उनके चाइल्ड में भी ये हो जाता है। हेपेटाइटिस डी या ब्लड और बॉडी फ्लूइड से होता है। हेपेटाइटिस ई या फीकल या ओरल रूट से कंटामिनेटेड वाटर एयर से हो जाता है। आया समझ में। तो यह हो गया डिफरेंट टाइप ऑफ हेपेटाइटिस। क्लियर। अब यहाँ पे सवाल होगा वायरल हेपेटाइटिस। वायरल हेपेटाइटिस नॉर्मली ए और ई को बोला जाता है, नॉर्मली ए को ही बोला जाता है वायरल हेपेटाइटिस। जो आप बाजार वगैरह का आप खाना वाना खा लेते हैं तो आपको हो जाता है ना। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि व्हाट डज द रिपोर्ट से अबाउट इंडिया, या रिपोर्ट, अभी तो रिपोर्ट आप ग्लोबली समझे हैं, अब इंडिया के बारे में स्पेशल या रिपोर्ट क्या कहा। देखिए, इंडिया में बोला है कि इंडिया है जो वर्ल्ड सेकेंड हाईएस्ट प्रिवेलेंस ऑफ वायरल हेपेटाइटिस केसेस, पहला है, सेकेंड, वर्ल्ड का सेकेंड। और लगभग जितने भी विश्व में इससे पीड़ित लोग हैं उसका 11% से ज्यादा इंडिया में। अगर ग्लोबली की बात करेंगे, 254 मिलियन पीपल जो हेपेटाइटिस बी से जी रहे हैं, उसमें से इंडिया में 29 मिलियन है, 1 मिलियन 10 लाख होते हैं। सेकेंड ओनली टू चाइना, चाइना के बाद में हमारा ही स्थान। क्लियर। इसके अलावा ओनली 2.4% हेपेटाइटिस बी केस, है ना, और 28% हेपेटाइटिस सी केस वेयर डायग्नोस्ड। अब इतने लोग बीमार है, इसमें से 2% को ही इलाज मिलता है और सी वाले को 28% को ही इलाज मिल पाता है। और लगभग 50 मिलियन पीपल हेपेटाइटिस सी से दुनिया में इन्फेक्टेड है, जिसमें से इंडिया कितना है, 5.5 मिलियन। याद रखिए, ये छूट गया, लिख नहीं पाए। क्लियर।
हमारे यहाँ बहुत सारे प्रोग्राम है, नेशनल प्रोग्राम है जो कि 2018 में एग्जिस्टिंग प्रोग्राम है, चल रहा है हेपेटाइटिस के लिए, जो कि फ्री डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट देता है बी और सी का। उसमें यह हाल है 2.4% ही लोग इलाज करा पा रहे हैं और इधर 28% ही जो कि फ्री इलाज दिया जा रहा है। क्लियर। यहाँ पे एक चार्ट भी है हमारे पास, देखिए ये रहा चार्ट जो भी हम बताएं। सेकेंड इंडिया का स्थान आ रहा है ना, देख रहे हैं, पहला चाइना है, नेक्स्ट इसके बाद इंडोनेशिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान, इथोपिया, सबसे कम रसिया में। क्लियर। तो यह है 10 कंट्री दैट 2/3 ऑफ ग्लोबल बर्डन लिए हुए। यह रिपोर्ट से ही मैंने यह उठाया। क्लियर। अब हम आते हैं कि क्या कारण है कि वायरल हेपेटाइटिस इंडिया में इतना बढ़ रहा। वायरल हेपेटाइटिस आप देखें कंटामिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, प्रो कंटामिनेटेड नीडल वगैरह से बढ़ता है, और ऑलमोस्ट लगभग 90% ऑफ हेपेटाइटिस बी केस इंडिया, यह जो होता है मदर से चाइल्ड को हो रहा है। ध्यान दीजिएगा 90%, 100 में 90 केस ऐसा है कि उनको मां से ही बच्चे में आ रहे हैं। अगर हम हेपेटाइटिस सी की बात करें विथ रिगार्ड टू हेपेटाइटिस सी, तो यह रिपोर्ट बताया है, WHO रिपोर्ट बताया है कि इंडिया जो है एक कंट्री है 10 कंट्री में से जहां पे 80% इन्फेक्शन वो ड्रग यूजर से हो रहे हैं। देखिए कितना मजेदार रिपोर्ट है, कितना विवत्स सी दिखा रहा है। अगर बी और सी सबसे ज्यादा किलर यही है दोनों, अब बी के में बता रहा है कि बी का 90% जो केस है वह मां से चाइल्ड में आ रहा है, और सी का रिपोर्ट बता रहा है कि 80% जो इन्फेक्शन है वह ड्रग यूजर से आ रहे हैं। ड्रग जो इंजेक्शन वगैरह लेते हैं ना, ड्रग्स, उससे आ रहा। एक इंजेक्शन से कई लोग ले लेते हैं, उससे आ जा रहा 80%। क्लियर। अब थोड़ा सा देखेंगे क्या चैलेंजेस है इन हेपेटाइटिस को डील करने में। देखिए सबसे पहले चैलेंज जो है वायरल हेपेटाइटिस को डील करने के लिए, सबसे पहले कि जितना भी बच्चे का जन्म होता है न्यू बॉर्न, उनको हेपेटाइटिस बी से आप वैक्सीनेट कराइए, होता है हमारे यहाँ प्रोग्राम चल रहा। दूसरा चीज, आप एडल्ट है जो बच्चे जो उनको बचपन में नहीं दे पाए, वह इम्यूनाइज नहीं हो पाए, उनको भी शॉट दिलवाइए, इंजेक्शन दिलवाइए हेपेटाइटिस का। और हेपेटाइटिस बी वैक्सीन जो है वह चिल्ड्रन में तो 2007-8 से ही चल रहा है, गवर्नमेंट के यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की तहत। 2018 में नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम भी शुरू किया गया, जिसमें प्रोविजन है कि हेपेटाइटिस बी यानी हेल्थ केयर वर्कर जो हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं उनके लिए भी प्रोविजन किया गया है कि उनको भी वैक्सीनेट किया जाए। क्योंकि एंटीवायरल ट्रीटमेंट जो भी होता है इस हेपेटाइटिस बी, वायरस है ना यार, हेपेटाइटिस बी का बड़ा स्लो होता है। तो इतना ना स्लो होता है कि उतना देर में यह वायरस जो है किसी आदमी का लीवर को डैमेज कर देता है और आदमी मर जाता है। बड़ा खतरनाक होता है हेपेटाइटिस बी और सी। आए बात समझ में? सी तो और होता है, बी के बाद ही सी होता है लोगों को। क्लियर। तो ये दोनों जो थीम हमने उठाया था, यह दोनों थीम अभी हम डिस्कस कर ले। क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज। इसका पीडीएफ हमारा टेलीग्राम चैनल है तिवारी जनरल स्टडी, वहां पे डाल दूंगा, वहां से देख लीजिएगा और उसको भी ज्वाइन कर लेंगे। अगर इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, और किसी तरह का कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट जरूर करेंगे। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।